भाई लोग, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बयान सही है? घास हरी होती है, आकाश नीला होता है, अलास्का के बीच में एक रेगिस्तान है। अच्छा, कौन सी बात सही है? खैर, घास सिर्फ हरी नहीं होती, ये कई रंगों में आती है। और पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से जो प्रकाश की तरंगों को फैलाता है, आकाश तकनीकी रूप से बैंगनी होता है। हमें सिर्फ नीला समझ आता है। यार, काफी वाइल्ड बात है ना? विश्वास करो ना करो, असली तथ्य यह है कि अलास्का के बीच में एक रेगिस्तान है। लेकिन कैसे? नामुमकिन लगता है। खैर, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कई प्राकृतिक असामान्यताओं को जो कि नामुमकिन लगनी चाहिए लेकिन फिर भी मौजूद है। रंग बिरंगे बादल। 2022 में सदर्न चीन के हाइको में लोग हैरान रह गए जब उनके ऊपर कुछ आसमान में तैर रहा था। ये कोई पवित्र गुलाबी रुई का गोला नहीं था जो हवा में उड़ रहा हो, बल्कि ये एक बादल था। असल में दो बादल, बीच में वो बड़ा सा फ्लफी गोला एक क्यूमुलस क्लाउड है, वही जो हम सब ने बचपन में ड्रॉ किए थे। लेकिन जो इसे इतना कमाल का बनाता है वो है इसके चारों तरफ का रेनबो रिंग। इसे पाइलस क्लाउड कहते हैं और ये तब बनता है जब क्यूमुलस क्लाउड के आसपास की हवा इतनी तेजी से ऊपर उठती है कि वो एक हुड शेप बादल में बदल जाती है। और उन रंगों की बात करें तो सूरज की रोशनी जब इन बादलों से गुजरती है तो छोटे छोटे पानी के कणों से टकराती है और रेनबो के अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। जितना खूबसूरत ये बादल दिखता है, इसके ज्यादा आदी मत हो जाइए। यह आमतौर पर सिर्फ कुछ मिनट तक दिखाई देता है, क्योंकि बढ़ता हुआ क्यूमुलस क्लाउड इसे जल्दी निगल लेता है और वो रेनबो के रंग वो तभी दिखते हैं जब सूरज की रोशनी सही एंगल से बादल पर पड़ती है। यार, जो कोई इसे अपनी आंखों से देख पाया ना, वो तो क्लाउड 9 पर होगा, है ना? चोटीदार बादल। अगर आपको लगता है कि वो रंग बिरंगा फ्लफी बादल कुछ अनोखा था, तो जरा इस अगले अजीब बादल को देखिए। ये फ्लफी यूएफओ जैसे दिखने वाले बादल लेंटिकुलर क्लाउड्स कहलाते हैं। सचमुच में ये इतने ज्यादा फ्लाइंग सॉर्सेस जैसे लगते हैं कि यूएफओ साइटिंग्स की सबसे कॉमन वजहों में से एक है। ये अजीब बादल तब बनते हैं जब कोई बड़ी रुकावट जैसे पहाड़ हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करता है। जैसे नदी में पत्थर के ऊपर लहरें बनती हैं, इससे हवा में लहर जैसी हलचल होती है और ऊपर उठती हवा पहाड़ के टॉप पर ठंडी होकर लेंस शेप बादल में बदल जाती है, जैसे रूस के क्लूचेविस्काया सोपका में दिखता है। लेकिन इनकी सिर्फ शेप ही नहीं, और भी कुछ खास है। आमतौर पर बादल हवा के साथ आसमान में चलते हैं, लेकिन लेंटिकुलर क्लाउड्स एक ही जगह पर टिके रहते हैं, कुछ इस तरह। असल में ये बादल हमेशा बदलते रहते हैं। पहाड़ की हवा वाली साइड पर नम हवा बादल को फिर से भरती है, जबकि दूसरी तरफ सूखी हवा इसे खत्म करती है। अगर हवा की लहरें स्थिर हों तो ये प्रोसेस इतना स्मूथ लगता है कि बादल बदलता हुआ ही नहीं दिखता। लेंटिकुलर, अरे यार, ये तो एकदम शानदार है मेरे भाई। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लेंटिकुलर क्लाउड्स ही नहीं, जो आसमान में अजीब चीजें दिखाकर लोगों को हैरान करते हैं। जून 2005 में सर्बिया के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में ओडजासी के लोग कंफ्यूज और थोड़े डरे हुए थे जब सैकड़ों हरे रंग के अजीब ब्लॉब्स आसमान में बरसने लगे। लेकिन जब लोगों ने करीब से देखा तो पता चला कि इन ब्लॉब्स में पैर थे। जी हाँ, ये सचमुच मेंढकों की बारिश थी। ये किसी मजेदार मूवी की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा सच में होता है, और जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बार। 21वीं सदी में जापान, हंगरी और उरुग्वे में मेंढकों की बारिश के मामले सामने आए हैं। सांप, मकड़ियां, पक्षी और यहाँ तक कि मछलियां भी बादलों से बरस चुकी हैं। तो इन जानवरों की बारिश का कारण क्या है? खैर, इसके पीछे है वाटर स्प्राउट, एक तरह का बवंडर जो पानी के ऊपर बनता है। बवंडरों की तरह वाटर स्प्राउट्स में एक लो प्रेशर सेंटर होता है जो तेजी से घूमने वाली हवाओं से घिरा होता है, और ये हवाएं 113 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। ये इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि जो भी जानवर इसके रास्ते में आए उसे खींच ले। ये जानवरों को आसमान में ले जाता है, और जब वाटर स्प्राउट्स जमीन पर पहुंचकर खत्म होते हैं तो उनके ये यात्री धरती पर आ गिरते हैं। भाई लोग, बिल्लियों और कुत्तों की बारिश भूल जाइए, ये तो सचमुच सांप और मेंढकों की बारिश है। खून की बारिश। मेंढकों और मछलियों की बारिश देखना अपने आप में डरावना हो सकता है, लेकिन भारत के केरल में लोगों को इससे भी अजीब चीज का सामना करना पड़ा। जुलाई से सितंबर 2001 तक इस इलाके में बारिश हुई, लेकिन पानी की नहीं, खून की। मतलब कम से कम ये खून जैसा दिखता था। पता चला हर इंच बारिश में 220 मिलियन से ज्यादा लाल कण थे। फिजिसिस्ट गॉडफ्रे लुई ने इस लाल बारिश के सैंपल्स इकट्ठे किए और माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि इसमें रेत या धूल नहीं, बल्कि बारिश अजीब लाल सेल्स से भरी हुई थी। और भी हैरानी की बात तो ये थी कि लुई को इन सेल्स में डीएनए का कोई सबूत नहीं मिला, यानी ये कोई जानवरों या पौधों के सेल्स नहीं थे, तो पक्का खून नहीं था। इससे लुई ने सोचा कि शायद ये सेल्स एलियन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सेल्स किसी धूमकेतु मतलब कॉमेट से आए होंगे, जो पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में टूट गया और बादलों में मिलकर लाल बारिश बन गई।
ये सुनने में जितना कूल लगता है समझना बहुत ही मुश्किल है। धूमकेतु का मलबा 2 महीने तक उसी इलाके में कैसे बरसता रहा, वो भी बिना हवाओं से प्रभावित हुए। केरल के सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज ने इस लाल बारिश की जांच की और कुछ और भी पाया। ये कण ट्रेंटे पोहलिया नाम के स्थानीय नारंगी रंग के एल्गी के स्पोर्स थे। हो सकता है कि केरल के आसपास हवा में इन स्पोर्स का बड़ा झुंड बादलों में मिल गया और लाल बारिश बन गई। भले ही ये कोई बहुत ही रोमांचक वजह नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि ये स्पोर्स हों, ना कि असली खून। अजीब बर्फ की लहरें। 2019 में कनाडा के ओटोरियो प्रांत में लेक ईरी के किनारे खड़े लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने एक सुनामी को अपनी तरफ आते देखा। लेकिन ये सुनामी पानी की विशाल लहरों से नहीं बनी थी, बल्कि ये थी बर्फ की सुनामी। लेक ईरी की सतह पर करीब 13.5 बिलियन टन बर्फ थी जो अचानक किनारे की ओर बढ़ी और कुछ जगहों पर 40 फीट तक ऊंची हो गई। जरा सोचिए, 4 मंजिल जितनी ऊंची बर्फ की लहर आपकी तरफ आ रही हो, कितना डरावना होगा। तो इस डरावनी बर्फीली लहर का कारण क्या था? आमतौर पर सुनामी भूकंप की वजह से आती है, जो अचानक बड़ी और लंबी लहरें बनाती है। बर्फ की सुनामी भी करंट्स की ताकत से चलती है, लेकिन यह आमतौर पर पानी के नीचे भूकंप से नहीं आती। इसके बजाय जब तापमान बढ़ता है तो पानी को ढकेलने वाली बर्फ टूटने लगती है। फिर अगर तेज हवाएं चलें तो मजबूत लहरें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को किनारे की ओर धकेल देती हैं। जब ये सारी बर्फ किनारे तक पहुंचती है तो लहरों, हवाओं और पीछे के अरबों टन बर्फ की ताकत इसे बड़े ढेर में जमा कर देती है। अगर ये तेजी से आ रही हो तो बर्फ जमीन पर भी चढ़ सकती है, पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और पूरी बिल्डिंग्स को निगल सकती है। ये तो बिल्कुल ही कूल नहीं है। ठीक है, टेक्निकली कूल है, लेकिन छोड़ो यार। ग्रेविटी का नंगा नाच। अपने ट्रॉपिकल मौसम के साथ फ्लोरिडा में बर्फ के सैलाब किनारों पर नहीं आते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कोई अजीब नेचुरल चीज नहीं है। यहाँ एक रोड को स्पूक हिल का नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई भूतिया जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पहाड़ी को स्पूक नाम इसलिए मिला क्योंकि ये ग्रेविटी को चैलेंज करती है। किसी चमत्कार से इस पहाड़ी के नीचे न्यूट्रल में खड़ी गाड़ियां पीछे की ओर ऊपर चढ़ती दिखती। वाह, ये तो बहुत ही अजीब है ना। मैं चाहे जितना मानना चाहूं कि स्पूक हिल को कोई भूत गाड़ी खींच रहा है, लेकिन ये अजीब चीज असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से है। स्पूक हिल दुनिया भर में मौजूद कई ग्रेविटी हिल्स में से एक है। ग्रेविटी हिल वो जगह है जहां आसपास की जमीन का लेआउट एक ऑप्टिकल इल्यूजन बनाता है, जिससे हल्का ढलान ऊपर चढ़ने वाला लगता है। यानी न्यूट्रल में छोड़ी गई गाड़ी ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर जाती है, जबकि असल में वो नीचे की ओर लुढ़क रही होती। पर रुक जाओ, ये ऊपर दिखता कैसे है जब असल में नीचे? दरअसल सभी ग्रेविटी हिल्स में एक बात कॉमन है, होराइजन या तो टेढ़ा होता है या दिखाई नहीं देता। होराइजन हमें ढलान समझने का रेफरेंस देता है। अगर रोड पेड़ों से घिरी हो, ना कि बिल्डिंग्स से, तो हमारे पास ढलान जज करने का कोई सही गाइड नहीं होता। तो हम रोड को ऊपर चढ़ना समझ लेते हैं, जबकि वो असल में नीचे की ओर है और चीजें ग्रेविटी के हिसाब से नीचे लुढ़कती हैं। या फिर मेरी आंखें और दिमाग दोनों दुखने लग गए हैं भाई। मन को झकझोर देने वाले पत्थर। ग्रेविटी हिल्स ही नहीं, जो नेचर की ऐसी अजीब चीजें हैं जो फिजिक्स के नियमों को दरकिनार करती हैं। सदर्न ईस्टर्न फिनलैंड के घने जंगल में रुओ कोलाहती में एक विशाल 23 फीट लंबा 550 टन वजनी पत्थर है, जिसे कुम्मा की भी कहते हैं। ठीक है, फिनलैंड के जंगल में एक बड़ा पत्थर इतना भी अजीब नहीं है ना? लेकिन इस बड़े पत्थर के नीचे देखो तो पता चलता है कि ये जंगल की जमीन पर नहीं बल्कि एक छोटे पत्थर पर टिका है। ये फोटोशॉप का कमाल लग सकता है, लेकिन ये बैलेंसिंग रॉक असल में है। सवाल यह है कि ये इतना नाजुक ढंग से टिका। पत्थर 12,000 सालों से कैसे बैलेंस बना रहा है? फिनलैंड की लोक कथाएं कहती हैं कि राक्षसों और ट्रोल्स ने इस पत्थर को जंगल में लाकर इसके बेस पर बैलेंस किया। लेकिन जियोलॉजिस्ट की एक और थ्योरी है। उनका मानना है कि ये बड़ा पत्थर 12,000 साल पहले पिघलते ग्लेशियर्स के साथ यहाँ पर आया और जब बर्फ पूरी तरह पिघल गई तो ये छोटे पत्थर पर अटक गया। फिर भी ये समझ नहीं आता कि बैलेंस कैसे बरकरार किए हुए है। देखने में भले सच ना लगे, लेकिन नीचे का पत्थर इतना मजबूत है कि पूरे स्ट्रक्चर को संभाल लेता है। कुम्मा किवी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे है, क्योंकि ये पत्थर ऊंचाई से ज्यादा चौड़ा है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। हो सकता है कि समय के साथ दोनों पत्थरों के मिलने वाले पॉइंट पर घिसाव हुआ हो, जिससे वो एक दूसरे में फिट हो गए। फिर भी चाहे कुम्मा किवी कितना भी स्टेबल हो, मैं तो 550 टन के इस बैलेंसिंग एक्ट के नीचे पोज देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करूंगा। सही कहा दोस्तों। रहस्यमयी टीला। साउथ ईस्टर्न साइबेरिया में मीलों तक हरा भरा जंगल ही दिखता है, लेकिन अचानक आपको एक विशाल ढेर मिलता है जो पूरी तरह से टूटे हुए चूना पत्थरों से बना है। ये 520 फीट तक फैला है और 130 फीट ऊंचा है, यानी कि ये एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल से 3 गुना लंबा और लगभग 10 मंजिल जितना ऊंचा है। भाई लोग इसे पोटोमस्की क्रेटर कहते हैं। 1949 में इसकी खोज के बाद से साइंटिस्ट सर खुजलाते रहे कि आखिर इसका कारण क्या है। कुछ का मानना है कि ये एक
मेट्योराइट की वजह से बना है जो धरती में धंस गया। लेकिन इलाके में मेट्योराइट के कोई टुकड़े नहीं मिले। इस ढेर के ऊपर का कोन शेप कुछ लोगों को लगता है कि ये एक सिंडर कोन वॉल्केनो है, लेकिन यहाँ वॉल्केनिक मटेरियल का कोई सबूत भी नहीं मिला। एक और अजीब थ्योरी कहती है कि ये एक न्यूक्लियर टेस्टिंग की जगह थी। कोल्ड वॉर के दौरान गुप्त न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स बढ़ गईं। क्या पटोमस की क्रेटर किसी न्यूक्लियर बम की वजह से बना था? मतलब ये साइज और शेप में उन क्रेटर्स जैसा दिखता है जो सब सरफेस न्यूक्लियर बम टेस्ट में रिकॉर्ड किए गए थे। आप क्या सोचते हैं, मेट्योराइट वॉल्केनो, न्यूक या आपकी कोई थ्योरी है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अलास्कन एबनॉर्मलिटी। आहा, अलास्का धरती पर सबसे ठंडी जगहों में से एक, जहां सर्दियों में तापमान 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। सर्दियों में ज्यादातर राज्य ग्लेशियरों और बर्फ से भरे होते हैं, लेकिन एक जगह है जो नियमों का पालन नहीं करती है। देखिए, उत्तर पश्चिमी अलास्का में कोकुल वैली नेशनल पार्क में बहुत ही अजीब विशेषता है। लगभग 20,500 एकड़ या बोले तो 1500 फुटबॉल फील्ड्स को कवर करते हुए 3 सेट्स ऑफ सैंड ड्यून्स हैं। हाँ, सैंड ड्यून्स, वो जो आमतौर पर सुपर हॉट रेगिस्तानों में मिलते हैं, ना कि ठंडे अलास्का में। साथ ही सैंड ड्यून्स समुद्र तटों के पास भी मिल सकते हैं, जब समुद्र से आई रेत को तटीय हवाओं से उड़ाकर मलबे या पौधों में फंसा दिया जाता है। फिर भी ग्रेट कोबोक सैंड ड्यून्स पास ही के तट से 70 मील दूर है। पता चलता है यह आखिरी आइस एज के दौरान हुई एक जियोलॉजिकल घटना की वजह से अस्तित्व में आया, जो लगभग 10,000 सालों से भी पहले था। जब इस क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलते गए और पीछे हटते गए, तो बर्फ के बड़े टुकड़ों के नीचे की चट्टानों को पीसकर महीन रेत बना दिया गया। समय के साथ तेज हवाओं ने रेत को कोबोक वैली में जमा कर दिया और यहाँ पास के बेड ऑफ वेरिंग माउंटेन की आड़ में विशाल सैंड ड्यून्स बन गए। अलास्का को अपना खुद का रेगिस्तान दे दिया। अलास्का डेजर्ट से कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं मेरे भाई। कुदरती आंख। भाई लोग, आपको ठंडे अलास्कन ग्रामीण इलाके में रेतीले लैंडस्केप की उम्मीद नहीं होगी। वहीं ऐसा मॉरिटेनिया के लिए नहीं कहा जा सकता। आखिरकार ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में ये देश 75% रेगिस्तान ही है। लेकिन इस अंतहीन लगने वाले बालू के बीच में एक अजीब सी चीज है जो है डेजर्ट की सीनरी को बहुत ही ज्यादा अलग बनाती हुई। मॉरिटेनिया के वेस्ट सेंट्रल हिस्से में वाहदान के पास ये गोलाकार फीचर है जिसे रिचार्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, इतनी बड़ी कि स्पेस से दिखाई देती है। ऊपर से देखो तो ये एक बड़ी नीली और सफेद आंख जैसी लगती है, इसलिए इसे सहारा की आंख का नाम मिला। यार, ऊपर से देखो कितनी ये कमाल की लगती है ना। लेकिन जमीन से निकलती हुई ये आंख वाली शक्ल थोड़ी सी डरावनी है। शुरू में इसे मेटियोर के टकराने से बना गड्ढा माना गया था, यानी पृथ्वी की सतह पर बड़े उल्कापात से बनी डेंट। जबकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले सोचते हैं कि ये खोया हुआ अटलांटिस शहर है, जिसे प्लेटो ने गोल्ड रिंग्स में बताया था। मैं तो अटलांटिस की पहेली सुलझाना चाहता हूँ भाई। लेकिन एक और थ्योरी है जो इस डरावनी आंख को बेहतर तरीके से समझाती है। सबसे ज्यादा चांस है कि रिचार्ट स्ट्रक्चर ज्वालामुखी की वजह से बनी, जो लाखों साल पहले जमीन को ऊपर उठा रही थी। ज्वालामुखी के बंद होने के बाद हवा और पानी ने गुम्बद जैसी रॉक की लेयर्स को घिस दिया, जब तक स्ट्रक्चर ढह नहीं गई और गोल्ड रिंग्स बच गई। ये मुख्य थ्योरी है, लेकिन पक्की नहीं है। फिर भी मैं साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के साथ हूँ, उन टिन हैट वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वालों से काफी ज्यादा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि आंख सच में लंबे समय से गुम अटलांटिस में ही है? अगर हाँ तो लाइक का बटन दबाओ, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो नीचे सब्सक्राइब करो। हो गया? बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पत्तों की झील। कजाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न हिस्से में कोलसे लेक्स नेशनल पार्क में सुंदर झीलें और कमाल की घाटियां हैं। लेकिन एक झील खास तौर पर अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अजीब दिखने के लिए मशहूर है। पार्क की दूसरी झीलों की तरह 400 मीटर लंबी लेक कैनेडी में क्रिस्टल क्लियर पानी है, लेकिन इसमें कुछ और भी है मेरे भाई। आंखें मत मलो, दरअसल वहां पेड़ पानी से बाहर निकल रहे हैं और असल में एक पूरा जंगल है। रुक जाओ यार, झील के अंदर जंगल कैसे उग सकता है? खैर, 1911 में इलाके में एक भूकंप आया जिसने लैंडस्लाइड शुरू कर दिए, जिसने एक घाटी को ब्लॉक करके नेचुरल डैम बना दिया। ज्यादा समय नहीं लगा और डैम पास की काइंडी नदी से पानी से भर गया। बस फिर क्या था, काइंडी झील बन गई। बात यह है कि डैम के अंदर पहले से एक जंगल था, तो जब झील 30 मीटर गहरी भर गई तो जंगल के पेड़ पानी में डूब गए और ये लीफी झील बन गई। भाई, सब कुछ देखते हुए लेक काइंडी नेचर की एक ट्रीमेंडस चीज है। पानी का नजारा।
कजाकिस्तान के कोलसे लेक्स नेशनल पार्क से 11,000 माइल से ज्यादा साउथ वेस्ट में है लेक काशेटू, जो साउदर्न चिली के पेंटागोनियन रीजन में एक ग्लेशियल झील है। पहली नजर में आपको लग सकता है कि ये बस एक नॉर्मल पानी का हिस्सा है, लेकिन 31 मार्च 2012 को देखने वाले हैरान रह गए जब उन्होंने पाया कि 2 स्क्वायर माइल वाली झील कंप्लीटली गायब हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ मार्च में तापमान एवरेज सिर्फ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। पानी सूखने जैसा कुछ नहीं था। और शॉकिंग बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ था जब लेक कैचेट झील गायब हुई। 2 महीने पहले भी गायब हो चुकी थी। असल में मार्च 2012 से पहले के 5 सालों में झील 10 बार गायब हो चुकी। क्या कहा? मतलब कौन लाखों गैलन पानी चुरा रहा था और वापस रख रहा था वहां पर। लकीली इस अजीब घटना की एक नेचुरल वजह है। जब पेंटागोनिया में तापमान नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पास के कोलोनिया ग्लेशियर को कमजोर कर सकता है, जो एक डैम की तरह काम करता है और पानी की लेक कैचेट 2 में ट्रैप रखता है। तो जब कोलोनिया ग्लेशियर कमजोर होता है, पानी टनल बनाकर निकल जाता है और उसके साथ करीब 52 मिलियन क्यूबिक गैलन पानी झील से बाहर निकलकर डाउनस्ट्रीम बेकर रिवर में चला जाता है और लेक कैचेट 2 सूखी रह जाती है। तो भाई साहब, झीलें भी लीक हो सकती हैं। जितना जानो उतना कम है। गुलाबी पहेली। यार, अब हम दुनिया की सबसे अजीब झीलों का टूर तो पूरा नहीं कर सकते बिना मिडिल आइलैंड पर रुके, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। यही नहीं, हमें लेक हिलियर मिलती है, एक ऐसी झील जो अपने अनोखे और खूबसूरत लुक के लिए मशहूर है। ये 2000 फीट लंबी झील रेत के किनारे और घने जंगल से घिरी है, लेकिन इसे खास बनाता है इसका गुलाबी पानी। ये किसी बारबी फिल्म के सेट जैसा दिख सकता है, लेकिन इसका रंग पानी में बहुत ज्यादा नमक की मात्रा की वजह से बन जाता है। इससे एक ऐसा एक्सट्रीम माहौल बनता है जो ज्यादातर जीवों के लिए रहने लायक नहीं होता, पर सबके लिए नहीं। साइंस वालों ने चेक किया तो पता चला कि झील में करीब 500 एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, वो जीव जो ऐसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। इनमें से कई, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक लाल रंग का एल्गी जिसे डोनालिएला सलीना कहते हैं, झील को इसका चटक गुलाबी रंग देते हैं। तो हैरानी की बात है कि भले ही रंग अननेचुरल लगे, लेकिन इसमें तैरना सेफ है। बस इतना ध्यान रखें कि पानी ना निकले, वरना आपको नमक और एल्गी का स्वाद मिलेगा, बारबी से कम बार फैला ज्यादा मिलेगा। पहाड़ का चमत्कार। तस्मान सागर के पार न्यूजीलैंड में एक और शानदार जगह है, माउंट तारानाकी। ये एक निष्क्रिय स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में दूसरा सबसे ऊंचा पीक है, जो 8,261 फीट की ऊंचाई तक जाता है। लेकिन सिर्फ इसकी ऊंचाई ही नहीं है जो इसे इतना खास बनाती है। माउंट तारानाकी की असली खासियत समझने के लिए आपको इसे ऊपर से देखना होगा। जो कोई भी माउंट तारानाकी के ऊपर खड़ा है वो देखेगा कि ये लगभग एक परफेक्ट सर्कल ऑफ ट्रीज से घिरा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड कोई एलियन बेस कैंप है, बता दें कि ये अजीब सर्कल असल में इंसानों की वजह से बना है। 1881 में इस निष्क्रिय ज्वालामुखी के चारों तरफ 6 मील का गोलाकार इलाका एक फॉरेस्ट रिजर्व के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, जिसे अब एगमोट नेशनल पार्क कहते हैं। इसके बाद के सालों में पार्क की सीमा के बाहर वाले इलाकों की डेयरी फार्मिंग के लिए उनको इस्तेमाल में लिया गया। नतीजा ये हुआ कि वहां की वनस्पति बदल गई और प्रोजेक्टेड सर्कल के बाहर का ज्यादातर जंगल काट दिया गया। यार, उन किसानों को क्या पता था कि वो एक दिन दुनिया की सबसे अजीब और सेटिस्फाइंग सैटेलाइट इमेज में से एक बना देंगे। असाधारण भूकंप। जो कोई भी भूकंप के हालातों से गुजरा है वो बताएगा कि ये जमीन हिलाने और बिल्डिंग तोड़ने वाला अनुभव कितना डरावना होता है। लेकिन 2021 में मैक्सिको सिटी में 7.1 मैग्नीट्यूड भूकंप के दौरान लोगों ने सिर्फ हिलना और टूटना नहीं देखा, आसमान भी कई चमकीली फ्लैशेस से रोशन हो गया। ऐसा लग सकता है कि भूकंप और बिजली का तूफान एक साथ आना बहुत ही बदकिस्मती है, लेकिन ये बिजली नहीं थी, इन्हें अर्थक्वेक लाइट्स कहते हैं। पिछले कुछ सालों में ये लाइट्स चीन, जापान और न्यूजीलैंड के भूकंपों में दिखी हैं। दुनिया भर के कॉन्स्पिरेसी वाले सोचते हैं कि ये फ्लैशेस किसी यूएफओ में बैठे ग्रीन मैन की वजह से आई, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि ये लाइट्स भूकंप के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी की वजह से बनती हैं। भूकंप के समय निकलने वाली एनर्जी हवा के छोटे छोटे हिस्सों को तुरंत आयोनाइज करती है, जिससे चमकीली रोशनी पैदा होती है। एक और थ्योरी कहती है कि पाइजो इलेक्ट्रिसिटी इसकी पहली वजह हो सकती है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ खास कॉर्ड्स वाले पत्थर तनाव में इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाते हैं। जब भूकंप की वजह से जमीन में क्वार्ट्ज वाले पत्थर टूटते हैं तो ये चार्जेस सतह तक आ सकते हैं और हवा को आयोनाइज करके रोशनी पैदा कर सकते हैं। या फिर शायद ये फॉल्ट जोन में पत्थरों के आपस में रगड़ने से हो जाए। इतनी गर्मी बनती है कि उनकी चमक सतह तक दिखाई दे जाती है, लेकिन कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि इनका असली कारण क्या है। तो भाई लोग, कॉन्स्पिरेसी वालों का चांस अभी भी बाकी है।
बिजली का दोहरा अटैक। हर साल हजारों लोग वेनेजुएला के उत्तरी किनारे पर, जहां कैटाटुम्बो रिवर लेक मराकाइबो से मिलती है, वहां की बिजली के तूफानों को देखने के लिए आते हैं। अरे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपने तो बिजली देखी होगी, लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक बिजली की चमक नहीं है जो आसमान में गिरती है। साल की आधी रातों में औसतन हर मिनट 28 बार बिजली कड़कती है और ये 9 घंटे तक चल सकता है। इसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग कहते हैं। कुल मिलाकर हर साल इस इलाके में करीब 16 लाख बिजली की चमक गिरती है। जाहिर इन आंकड़ों ने इसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिजली गिराने वाली जगह बना दिया है। सवाल यह है कि कैसे? शुरुआत में साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद बेडरॉक में यूरेनियम की मात्रा बिजली को खींच लेती है। एक और थियरी थी कि दलदल से निकलने वाली मीथेन गैस और इलाके में तेल के बड़े भंडार इस अजीब मौसम के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन 2015 में साइंटिस्ट ने लेक माराकाइबो की इस नॉन स्टॉप बिजली का असली कारण ढूंढ लिया था। झील के चारों तरफ पहाड़ हैं जो कैरेबियन सागर से आने वाली गर्म हवाओं को रोक लेते हैं। ये हवाएं पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा से टकराती हैं, जिससे हवा ऊपर उठती है और कभी ना खत्म होने वाले गरजने वाले बादल बनते हैं। अरे यार, ये तो सचमुच एक चमकदार नजारा है। फिसलने वाला पत्थर। अजीब पत्थरों की बात करें तो चलिए थाईलैंड के पूर्वी हिस्से में फू लांका नेशनल पार्क चलते हैं। ये जगह अपने खूबसूरत झरनों, नदियों, जंगली फूलों के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जो ढेर सारे टूरिस्ट को खींचता है, और वो है थोड़ा डरावना भी। घने जंगल में छिपा है नाका केव, जहाँ एक विशाल पत्थर है जिसकी सतह सांप के स्कल्स जैसी दिखती है और बड़े पत्थरों के स्लैब्स जो अजगर के सिर जैसे लग सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पत्थर नहीं बल्कि किसी प्राचीन विशाल सांप के अवशेष हैं, जैसे टाइटनोबोआ। ये 43 फीट लंबे 2500 पाउंड भारी सांप करीब 60 मिलियन साल पहले धरती पर रेंगते थे, जब तक ठंडा मौसम उनको खत्म नहीं कर गया। या ऐसा हमने सोचा। शायद ये खास टाइटनोबा ठंड से नहीं बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट से मरा और लाखों साल तक ज्वालामुखी राख में सुरक्षित रहा। ये दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन पोम्पेई जैसे मशहूर ज्वालामुखी विस्फोटों में ऐसी प्रिजर्वेशन मिली है। भगवान। बौद्ध लोक कथाओं में फू लांका के इस विशाल सांप जैसे पत्थर को नागा कहते हैं। एक आधा सांप आधा इंसान जो नीचे की दुनिया में रहता है। किंवदंती है कि पास की मेकोंग नदी 2 नागा राजाओं ने रेंग कर बनाई थी। कौन जानता है, शायद ये सांप पत्थर असल में कोई प्राचीन नींद में सोया हुआ नाग है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट वालों ने दावा किया कि ये पत्थर हिल गया है और ये अभी भी जिंदा है। असल में ये तस्वीर थाईलैंड में नहीं बल्कि लाओस के एक पार्क में ली गई थी जो फू लांका नेशनल पार्क से 200 मील से उत्तर में है। अरे यार, अब हमें 2 सांपों की चिंता करनी है, लेकिन जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये टाइटनोबोआ या नाग के अवशेष नहीं है। ये सिर्फ 1 लाख साल से ज्यादा पुराने सन क्रैक्ड पत्थर है। रात और दिन के तापमान में बदलाव ने पत्थरों को बार बार फैलाया और सिकोड़ा, जिससे वो टूट गए। समय के साथ पानी ने इन टूटे किनारों को और घिस दिया, जिससे सांप के स्केल्स जैसा स्मूथ लुक बन गया। काश मैं भी 1 लाख साल की उम्र में इतना स्मूथ दिखाई दूं। इनमें से कौन सी अजीब चीज आपको सबसे हैरान करने वाली लगी, और क्या आपने इनमें से किसी को अपनी आंखों से देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।